नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। अभी अभी राज्यसभा से 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी निकल के आई है। भारत सरकार से यह पूछा गया कि अभी तक भारत सरकार के पास टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के क्या क्या पॉइंट मिले हैं और भारत सरकार ने संसद के पटल में पॉइंट्स रख दिए हैं कि क्या क्या पॉइंट उनके पास मिले हैं, जिनका ब्यौरा आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों। जी हां, बड़ी खबर है क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस के जो पॉइंट्स सरकार के पास पहुंचे हैं उनका ब्यौरा संसद के अंदर रखा जाना बड़ी बात है, क्योंकि जो पॉइंट्स हैं वो बेहद महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। आप यहां बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आप एक तरफ से पॉइंट्स समझ सकते हैं क्योंकि कल ही लोकसभा में भी भारत सरकार से सवाल पूछे गए थे 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई, लेकिन उस सवाल के जवाब में कोई बड़ी खास जानकारी नहीं निकल के आई थी। सरकार ने यही बोला था कि अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आ रहे हैं, जब टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस आ जाएंगे तो हम चेयरमैन या मेंबर्स का गठन कर देंगे। उसके बाद आगे राज्यों से भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस मांगे गए हैं। जब कमेटी गठित हो जाएगी, उनका रिकमेंडेशन आएगा, तब सरकार उसको लागू करेगी। इस तरीके का लगभग गोलमोल टाइप का जवाब कल के लोकसभा के अंदर से आया था, लेकिन आज राज्यसभा से जो जवाब आया है दोस्तों, ठोस जवाब है, क्योंकि भारत सरकार ने पॉइंट्स बताए हैं कि क्या क्या पॉइंट्स उनके पास आए हैं। ये पॉइंट्स बताए हैं जो आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। 8वां पे कमीशन से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी निकल के आया है। तो चलिए आगे मैं आपको सवाल जवाब का ब्यौरा दिखाऊंगा जो अभी अभी राज्यसभा से निकल के आया है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है दोस्तों, ये सामने जो आंकड़े देख पा रहे हैं, सैनिक पाठशाला में बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स अभी भी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस को देख रहे हैं। तो उन व्यूअर्स से मेरी आग्रह है कि पहले फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले समय में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि सैनिक पाठशाला आपको सटीक जानकारी देगा आगे आने वाले समय में भी। तो चलिए आज 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई राज्यसभा में क्या क्या जानकारियां निकल के आई हैं, पहले पॉइंट्स समझा दूंगा, फिर आगे आपको जो है सवाल जवाब का ब्यौरा दिखाऊंगा। सबसे पहले 8CPC ब्रेकिंग न्यूज, अभी अभी सरकार ने संसद में TOR की जानकारी दी। जी हां, भारत सरकार से पूछा गया कि TOR में क्या क्या पॉइंट अभी तक मिले हैं वो बताइए। तो देखिए, सरकार ने कहा किस किस को मिलेगा 8CPC का फायदा, ये सरकार ने टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का जो लिस्ट है उसमें बताया है। आगे देखिए, फैमिली यूनिट 3 से 3.6 बढ़ाने का भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में पॉइंट है, ये भी सरकार ने माना है। वो पॉइंट उनको मिला है, हासिल हुआ है, रिसीव हुआ है, ये सरकार ने माना है। साथ ही साथ लेवल 1 से लेकर 6 तक में विलय का जो मसला है, यानी कि मर्ज का जो मसला है, 1 को 2 में, 2 को 3 में, इस तरीके से जो मर्ज का मसला है वो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में शामिल करने के लिए सरकार के पास रिसीव हुआ है, ये सरकार ने माना है। आगे MSCP की विसंगतियां दूर करने के मुद्दे को भी सरकार के पास टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में मिला है, ये भी सरकार ने माना है। DADR मर्ज होने वाला परसेंटेज तय करने को लेकर भी सरकार के पास टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का पॉइंट आया है, ये भी सरकार ने माना है राज्यसभा में। आगे देखिए, कम्यूटेशन को 15 से 12 साल करने का मुद्दा आया है। हर 5 साल में 5% पेंशन बढ़ाने का मुद्दा भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में आया दोस्तों। आगे ECHS में सुधार करना, FMA में बढ़ोतरी करना, यह भी टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस का पॉइंट है। आगे मास्टर्स तक CEA को ग्रांट करना, यानी कि जो CEA मिलता है अभी 12वीं तक मिलता है, आगे इसको ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री तक भी बच्चों को CEA मिले, ये पॉइंट भी सरकार के पास रिसीव हुआ है, ये सरकार ने एक्सेप्ट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि पेंशनर्स को भी 8CPC मिलेगा, ये तय हो जाता है। अभी जो राज्यसभा में सरकार ने जवाब दिया है, इस जवाब से लिखित में सरकार ये एक्सेप्ट कर रही है कि 8वां पे कमीशन का फायदे से पेंशनर्स वंचित नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जो एक असमंजस थी, कहीं ना कहीं जो एक डाउट पैदा हुआ था पेंशनर्स के मन में, आज के इस राज्यसभा के सवाल जवाब के ब्यौरे से उस डाउट को दूर होने का काम होगा दोस्तों। जी हां, चलिए मैं आपको अभी राज्यसभा के पटल से जो सवाल जवाब का ब्यौरा सामने आया है, आज का सवाल जवाब वो हिंदी में आपको समझाऊंगा, उसको देखते हैं। दोस्तों, अभी अभी राज्यसभा से ये बड़ी अपडेट निकल के आई है। भारत सरकार से सवाल पूछे गए 8वें पे कमीशन को लेकर के, और भारत सरकार ने कई सारे ब्यौरे सामने रख दिए कि भारत सरकार के पास 8वें पे कमीशन को लेकर किस तरीके के प्रस्ताव आए हैं। ये सारी जानकारी भारत सरकार ने संसद में रख दिया है राज्यसभा में। 22 जुलाई 2025 का अभी अभी का अपडेट है दोस्तों। आप देख पा रहे हैं यहां पर बीजेपी के ही सांसद जो कि असम कोटे से आते हैं, श्री भुवनेश्वर कलिता जी ने सवाल पूछा भारत सरकार से, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे
कि क्या सरकार को 8वें वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय तैयार करने हेतु संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद यानी कि एनसीजेसीएम से कोई सुझाव प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो परिषद के मुख्य सुझाव क्या हैं? यानी कि 8वें पे कमीशन को लेकर के एनसीजेसीएम के क्या क्या सुझाव आपके पास मिले हैं और भारत सरकार की तरफ से उसका ब्यौरा रखा गया जो बेहद महत्वपूर्ण है। आगे पूरा सुझाव आपको दिखाऊंगा। क्या सरकार इन सुझावों पर विचार कर रही है? क्या सरकार आयोग में सभी हितधारकों को शामिल करने की योजना बना रही है? और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है? और यदि नहीं, तो इसके कारण क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल जिसका जवाब भारत सरकार की तरफ से दिया गया है और जवाब दिया है वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी जी ने। जवाब देखिए दोस्तों, हितधारक परामर्श के भाग के रूप में संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र की राष्ट्रीय परिषद यानी कि एनसीजेसीएम से प्राप्त सुझावों की एक प्रति अनुबंध 1 के रूप में संलग्न है। यानी कि भारत सरकार को जो एनसीजेसीएम की तरफ से जो टीओआर में शामिल करने के लिए पॉइंट्स मिले हैं, वो पॉइंट्स भारत सरकार ने एक्सेप्ट किए हैं और उन पॉइंट्स को अभी इस राज्यसभा के सवाल के जवाब के तौर पर पेश किया गया दोस्तों। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और राज्यों सहित प्रमुख हितधारकों से इनपुट मांगे गए हैं। अब चलिए जो आगे जो ये देखिए, ये जो अनुबंध 1 में दिया गया है यानी कि जो एनसीजेसीएम से सरकार ने क्या क्या पॉइंट्स रिसीव किए हैं वो सारा ब्यौरा यहां पर दिया गया। आप देख पा रहे हैं, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से सचिव स्टाफ साइड एनसीजेसीएम द्वारा अग्रेसित 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के लिए विचारार्थ विषय, यानी कि सरकार के पास ये विषय पहुंच चुके हैं। ये राज्यसभा के अंदर चर्चा हुआ है दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है कि 8वें पे कमीशन के ये पॉइंट्स हमारे पास रिसीव हो गए हैं। ये भारत सरकार ने संसद के पटल में जवाब दिया है। देखिए क्या क्या पॉइंट्स उनको रिसीव हुए हैं। निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतन भत्ते और अन्य लाभों, सुविधाओं, पेंशन, ग्रेच्युइटी और अन्य सेवोपरांत लाभों आदि की मौजूदा संरचना की जांच करना। यानी कि यहां साफ हो गया है, राज्यसभा में पेंशनर्स को भी 8वें पे कमीशन का फायदा मिलेगा, ये साफ कर दिया है सरकार ने। अब देखिए क्या क्या चीजों में फायदा होगा। केंद्र सरकार के औद्योगिक और गैर औद्योगिक कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित कार्मिकों को फायदा मिलेगा। रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों से संबंधित कार्मिक, डाक विभाग से संबंधित ग्रामीण डाक सेवक कहलाने वाले कार्मिक, केंद्र शासित प्रदेशों के कार्मिक, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी, संसद अधिनियम के तहत स्थापित विनियामक निकायों आरबीआई को छोड़कर के सदस्य, केंद्र सरकार के स्वायत्त निकायों और संस्थानों के कर्मचारी। आगे देखिए, दिनांक 1 जनवरी 2026 तक उपर्युक्त क में उल्लिखित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के श्रेणियों के लिए व्यापक संशोधन वेतनमान पर विचार करना। यानी कि 8वें पे कमीशन का काम क्या है। आगे देखिए, आयोग विकास और जीवन की आवश्यकताओं जिसमें पिछले 65 वर्षों में काफी परिवर्तन हुआ है और दिनांक 1 जनवरी 2026 तक न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के लिए डॉक्टर एक्रोइड फॉर्मूला में संशोधन करते हुए 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन 1957 की सिफारिश के संदर्भ में उचित और सम्मानजनक जीवन यापन वेतन के रूप में न्यूनतम वेतन प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए वेतन संरचना, लाभ, सुविधाएं, सेवानिवृत्ति लाभ, कल्याणकारी मामलों या आदि का निर्धारण करेगा। 8वां पे कमीशन क्या काम करेगा उसका जवाब है ये। आयोग वर्ष 2019 में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति निर्धारित करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के अनुसार खपत इकाइयों को 3 परिवार इकाइयों से बढ़ाकर 3.6 परिवार इकाइयों तक करने पर भी विचार करे। ये पॉइंट दिया गया है जेसीएम की तरफ से। आगे देखिए, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग द्वारा अव्यवहार्य वेतन मानों जैसे लेवल 1 के लेवल 2 के साथ और लेवल 3 के को लेवल 4 के साथ तथा लेवल 5 का लेवल 6 के साथ विलय करने पर विचार किया जाना चाहिए। ये भी सरकार के पास पॉइंट पहुंच चुका है। अगला पेज में देखिए,
एमएससीपी योजना में मौजूदा विसंगतियों पर विचार करना और सुस्पष्ट पदानुक्रमिक संरचना के साथ सेवा में न्यूनतम 3 पदोन्नतियों तथा पदानुक्रम में एमएससीपी की सिफारिश करना। आगे देखिए, उपरोक्त क में उल्लिखित केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को तत्काल स्वीकृति की जाने वाली अंतरिम राहत निर्धारित करना, यानी कि इंटरिम रिलीफ भी निर्धारित करने का पॉइंट सरकार के पास पहुंच चुका है। यह सरकार ने राज्यसभा में एक्सेप्ट किया है। वेतन और पेंशन में तत्काल विलय किया जाने वाला महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत निर्धारित करना, यानी कि कितना परसेंटेज मर्ज किया जाएगा उसको भी निर्धारित किया जाए। विसंगति समिति की बैठकों और संयुक्त परामर्शदात्री प्रणाली जेसीएम की बैठकों में कर्मचारी पक्ष द्वारा उठाई गई 7वें वेतन आयोग की विभिन्न विसंगतियों को समाधान करना, ये भी पॉइंट गया है। यानी कि 7 सीपीसी की जितने भी एनोमलीज हैं, विसंगतियां हैं, उनको दूर करने को लेकर भी पॉइंट सरकार के पास, सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि पॉइंट पहुंच चुका है। पेंशन, मृत्यु, सह सेवानिवृत्ति, ग्रेच्युइटी, पारिवारिक पेंशन, 12 वर्षों के उपरांत पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली, यानी कि ये कम्यूटेशन की बात हो रही है। प्रत्येक 5 वर्षों के पश्चात पेंशन में वृद्धि हेतु संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन, पूर्व एवं भावी पेंशन भोगियों के बीच समानता जैसे मौजूदा सेवानिवृत्ति लाभों में आवश्यक सुधारों पर कार्य करना, ये भी जो है पॉइंट, ये भी मुद्दा सरकार के पास पहुंच चुका है, जो राज्यसभा में सरकार ने सामने रखा है ब्यौरा। दोस्तों, दिनांक 1 जनवरी 2004 या उसके उपरांत भर्ती किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सीसीएस पेंशन नियम 1972 अब 2021 के अंतर्गत परिभाषित और गैर अंशदायी पेंशन योजना की समीक्षा करना और उसे बहाल करना, यानी कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम की बात हो रही है। दोस्तों, ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी मुद्दा भेजा गया है 8वें पे कमीशन के पॉइंट के रूप पर, यह भी सरकार ने माना है। सीजीएचएस से संबंधित मामले एफएमए पर संसदीय स्थायी समिति की अनुशंसाओं की सिफारिश करना तथा डाक पेंशन भोगियों सहित कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को कैशलेस, परेशानी मुक्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने की कार्यविधि की सिफारिश करना, यह भी 8वें पे कमीशन में पॉइंट के रूप में एक्सेप्टेड है। देखिए, स्नातकोत्तर स्तर तक बाल शिक्षा भत्ता और छात्रावास सब्सिडी की समीक्षा करना और उसकी सिफारिश करना, यह भी सरकार के पास पहुंच चुका है। वर्तमान परिस्थितियों में ऐसे आवश्यक अग्रिमों की समीक्षा करना और उन्हें शुरू करने की सिफारिश करना तथा साथ ही समाप्त किए गए अग्रिमों को बहाल करना, यानी कि जो एडवांस मिलता था उनको बहाल करने के बारे में भी पॉइंट गया है, जो सरकार तक पहुंच चुका है। 365 दिनों में 24 घंटे काम करने वाले रेलवे कर्मचारियों की ड्यूटी की प्रकृति में शामिल जोखिम और कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेल में सभी श्रेणियों के रेल कर्मचारियों को जोखिम और कठिनाई भत्ते के भुगतान पर विचार करना, यह भी पॉइंट सरकार के पास पहुंच चुका है, जो सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है। दोस्तों, यानी कि आगे टीओआर में ये पॉइंट शामिल होंगे, ये राज्यसभा में रखे गए पॉइंट्स है दोस्तों। और आगे आखिरी पॉइंट देखिए, हथियारों, गोला बारूद, रसायनों, विस्फोटकों और एसिड इत्यादि के उत्पादन और भंडारण के में शामिल अत्यधिक चिरकालिक जोखिमपूर्ण और खतरनाक कार्य परिस्थितियों पर विचार करना तथा विशेष जोखिम भत्ता, बीमा, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति आदि की सिफारिश करना, यानी कि एनसीजेसीएम से जो पॉइंट्स प्राप्त हुए हैं वो सरकार के पास पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में ये टीओआर के रूप में सम्मिलित जरूर रहेंगे, क्योंकि भारत सरकार ने संसद के अंदर राज्यसभा में ये एक्सेप्ट किया है कि एनसीजेसीएम से हमें ये पॉइंट्स मिल चुके हैं। बड़ी जानकारी है। एससीजेसीएम की तरफ से जो पॉइंट्स टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में शामिल करने के लिए भेजे गए थे सरकार के पास, सरकार ने उन सभी पॉइंट्स को राज्यसभा के पटल में रख दिया है। अब हम आशा करते हैं, सरकार से ये मांग करते हैं कि जितने भी पॉइंट्स भेजे गए हैं उन सभी को 8वें पे कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस में शामिल किया जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन से जुड़ी हुई इसी महत्वपूर्ण जानकारी को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।